हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस पहले प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 20 से यहां पर 30 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 20 से यहां पर 30 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 30 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए 20 से यहां पर 30 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले तो इस 20 के अंदर भाग दिया गया है 2 का। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यदि हम 20 के अंदर क्या कर दें 2 का भाग दे दें तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 10। अब 10 से 30 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 10 का गुणा किया गया है 3 के साथ में। तो 10 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 30। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 30 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 30 के अंदर और इस 30 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 20 की तरह इस 30 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, सबसे पहले तो 2 का भाग देंगे। तो मेरे भाई 30 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना, 15। अब जिस प्रकार से 10 का 3 गुना करके यहां पर 30 लिखा गया है सेम उसी प्रकार से हम इस 15 का भी क्या कर देंगे, 3 के साथ में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर बन जाएगा 15 तिये 45, यानी कि 15 ती बन जाएगा 45। अब हमें देखना है कि 45 किसी ऑप्शन में है तो आंसर है 45 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्या करना है, इस क्लास को रोकना है और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए आप नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिया जाए एग्जाम में तो सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि 46 से यहां पर
पर 69 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 46 से यहाँ पर 69 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 56 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को भी किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 46 से 69 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले तो इस 46 के अंदर भाग दिया गया है 2 का। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 46 के अंदर 2 का भाग दे दें तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा कितना 23 है। अब 23 से 69 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 23 का गुणा किया गया है 3 के साथ में। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 23 दिए हो जाएगा कितना 69 है, और 69 यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 56 के अंदर है, और 56 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 56 के अंदर हम क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर बच जाएगा कितना 28 है। अब जिस प्रकार से 23 का 3 के साथ में गुना किया गया है, उसी प्रकार से हम इस 28 का क्या कर देंगे, 3 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा 28 दिए 84, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 84। अब हमें देखना है कि संख्या 84 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 84 हमें दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि s का अर्थ गुणा है, v का अर्थ घटाना है, m का अर्थ जोड़ है और l का अर्थ भाग है, तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और यह देखना है कि प्रश्न में आपको क्या बोला गया है और क्या आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए प्रश्न में हमें बोला गया है क्या, कि यदि s का अर्थ है गुणा, तो यहां पर देखिए इस समीकरण के अंदर जिस भी स्थान पर आपको s दिखे उसका मतलब बोला गया है गुणा। तो यहां पर हम s के स्थान पर कर देंगे गुणा। फिर देखिए आगे बोला गया है कि v का अर्थ है घटाना, तो v के स्थान पर हम कर देंगे क्या, घटाना, यानी कि माइनस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि m का अर्थ है जोड़, तो m के स्थान पर हम कर देंगे मेरे भाई क्या, जोड़। उसके बाद में क्या है, आगे बोला गया है कि l का अर्थ है भाग, तो l के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और जो अब नया समीकरण बनेगा उस समीकरण का मान क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम बनाएंगे नया समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 7, v का अर्थ क्या है माइनस, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस से। फिर क्या है 13, तो यहाँ पर लिख देंगे 13। फिर क्या है m का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस है। उसके बाद में क्या है 35, यहाँ पर हम लिख देंगे 35 है। फिर क्या है l का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। फिर क्या है 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 है। उसके बाद में क्या है s का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर हम कर देंगे गुणा। फिर क्या है 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। अब मेरे भाई इस समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे भाग। तो यहां पर देखिए 7 का भाग देंगे हम किसके अंदर, 35 के अंदर है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट से देखिए यहां पर है 7 है, उसके बाद में माइनस, फिर है 13, उसके बाद में प्लस है। अब 7 का भाग 35 में देंगे तो यह चला जाएगा 7 पंजे 35 है। फिर क्या बच गया, लास्ट में बच गया गुणा में 6। भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए फर्स्ट में बच रहा है 7, उसके बाद में क्या है माइनस 13। फिर क्या है यहां पर है प्लस, तो यहां पर कर देंगे प्लस है। फिर क्या है 5 गुणा में 6, तो यहां पर 6 पंजे हो जाएगा कितना 30 है। अब मेरे भाई जो प्लस का है उसको जोड़ दीजिए और जो माइनस का है उसको घटा देंगे। तो यहां पर देखिए 7 प्लस का है और 30 प्लस का है, तो 7 और 30 कितना हो जाएगा, तो 7 और 30 हो जाएगा 37 है। यहां पर क्या बच गया माइनस का 13, तो 37 में से क्या कर देंगे माइनस 13 कर देंगे। तो 37 में से 13 चला जाएगा, तो मेरे भाई यहां पर बच जाएगा 24 है। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे
तो इस समीकरण का मान आ जाएगा कितना, 24 है। अब हमें देखना है कि 24 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 24 हमें दिया गया है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ सेट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि m का अर्थ गुणा है, n का अर्थ भाग है और r का अर्थ माइनस है तो नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। मेरे भाई मैंने इस क्लास के अंदर हर एक टॉपिक के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रखे हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन ना भी समझ में आए तो दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सेम जिस प्रकार से हमने तीसरे क्वेश्चन को सोल्व किया है सेम उसी प्रकार से हम इस चौथे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे, तो वो देखिए मेरे भाई सबसे पहले तो हम यहां पर देखेंगे प्रश्न के अंदर। देखिए प्रश्न के अंदर हमें बोला गया है कि m का अर्थ है गुणा, तो m के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर क्या है आगे, देखिए आगे बोला गया है कि n का अर्थ है भाग, तो n के स्थान पर हम क्या कर देंगे मेरे भाई, भाग कर देंगे। फिर देखिए आगे आगे बोला गया है कि r का अर्थ है माइनस, तो r के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे, नया समीकरण तैयार करेंगे। तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर है 60, उसके बाद में है m का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर हम कर देंगे गुणा। फिर क्या है 14, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14। उसके बाद में क्या है n का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। फिर क्या है 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। फिर क्या है r का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। फिर कितना है 30, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30। ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट में है 60, उसके बाद में है गुणा। फिर हम क्या करेंगे 7 का भाग देंगे 14 में, तो ये चला जाएगा 7 दूना के 14। उसके बाद में क्या बच रहा है माइनस का 30, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 30। उसके बाद में क्या करेंगे, भाग करने के बाद में करेंगे गुणा। तो मेरे भाई यहाँ पर हम 60 का गुणा कर देंगे 2 के साथ में, तो यहाँ पर 60 दुआ के हो जाएगा कितना 120। अब यहाँ पर क्या बच गया माइनस का 30, तो यहाँ पर हम 120 में से क्या कर देंगे, माइनस 30 कर देंगे। तो 120 में से माइनस 30 करेंगे तो यहां पर बच जाएगा कितना 90। यानी कि हम इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 90। अब हमें देखना है कि 90 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 90 में दिया गया है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से
क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:11 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो इसको सोल्व करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है। और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम के अंदर लगभग मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर दोगे। कैसे, तो वो देखिए मेरे भाई, प्रश्न के अंदर आपको दिया गया है यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:11 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो आपको क्या करना है, जो ये वास्तविक समय दिया गया है इस वास्तविक समय को आपको घटा देना है किस में से, 11:60 में से। यदि आप इस वास्तविक समय को 11:60 में से घटा दोगे तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा है ये आपको ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, 11:60 में से यदि हम 2:11 को घटा देंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यदि 60 में से 11 को निकाल देंगे तो यहां पर बच जाएगा 49 है, और 11 में से 2 चला जाएगा तो यहां पर बच जाएगा 9। यानी कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:11 है तो दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा 9:49। अब हमें देखना है कि 9:49 किसी ऑप्शन में दिया गया है तो आंसर है 9:49 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 5:35 हो तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। यानी कि छठा प्रश्न भी आप सभी के सामने मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई एक काम कीजिए, जल्दी से इस क्लास को रोकिए और इस छठे प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया था कि मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए मेरे भाई, करना क्या है, जो हमें यहां पर वास्तविक समय दिया गया है इस वास्तविक समय को हमें क्या करना है, घटा देना है किसमें से, 11:60 में से। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा है ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से समझिए, यहां पर देखिए यदि हम 11:60 में से क्या कर दें, 5:35 को घटा देंगे तो क्या समय बचेगा। देखिए यहां पर देखिए 60 में से 35 चला जाएगा तो यहां पर बच जाएगा कितना, 25 है। और मेरे भाई यहां पर देखिए यदि 11 में से 5 चला जाएगा तो यहां पर कितना बच जाएगा, 6। यानी कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 5:35 हो तो दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा 6:25। अब हमें देखना है कि 6:25 ये
किसी ऑप्शन में दिया गया है? तो आंसर है 6:25 है, ये हमें दिया गया है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और जिन भी अभ्यर्थियों ने ऑप्शन डी को कमेंट किया है तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। और यदि आप एग्जाम तक हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 7वां प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जिस प्रकार से 15 का संबंध है 36 के साथ में और 25 का संबंध है 49 के साथ में, उसी प्रकार से 18 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 15 से यहाँ पर 36 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 25 से यहाँ पर 49 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 18 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15 से 36 बनाया गया है कैसे। तो सबसे पहले क्या किया गया है, इस 15 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 15 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 1 और 5 मिलकर बन जाएगा 6। अब 6 से 36 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 6 का किया गया है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36। और ध्यान से देखिए 36 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 25 से 49 सेम इसी प्रकार से बना है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 25 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां पर देखिए 25 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 5 मिलकर बन जाएगा 7। अब इस 7 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49। और ध्यान से देखिए 49 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 18 के अंदर और इस 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 18 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई 18 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 8 मिलकर बन जाएगा 9। और इस 9 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 81। अब हमें देखना है कि 81 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 81 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 8वां प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई फटाफट से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मैंने अभी आपको बताया था जिस प्रकार से हमने 7वें प्रश्न को सोल्व किया है उसी प्रकार से हम इस 8वें प्रश्न को सोल्व करेंगे। कैसे, तो वो देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 17 से यहां पर 21 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि 24 से यहां पर 28 कैसे बना है। यानी
यानी कि जिस प्रकार से 17 से यहाँ पर 21 है और 24 से यहाँ पर 28 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 35 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए 17 से यहाँ पर बना है 21 है, तो 17 से 21 बनाया गया है कैसे। तो मेरे भाई जो ये 17 दिया गया है इस 17 के अंदर क्या किया गया है, यहाँ पर +4 करके यहाँ पर लिखा गया है 21 और ध्यान से देखिए 21 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 24 से यहाँ पर 28 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, ऐसे 24 के अंदर भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 24 के अंदर +4 कर देंगे तो 24 और 4 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 24 और 4 हो जाएगा 28 और ध्यान से देखिए 28 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 35 के अंदर और 35 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सभी की तरह इस 35 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। तो 35 और 4 मिलकर बन जाएगा कितना, तो मेरे भाई 35 और 4 मिलकर बन जाएगा 39, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 39। अब हमें देखना है कि 39 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 39 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में MRJ को NIQ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में HDB को क्या लिखा जाएगा। यानी कि 9वां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर MRJ को यहाँ पर NIQ कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि HDB को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि MRJ इसको क्या लिखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इसको यहाँ पर लिखा गया है NIQ। अब यहाँ पर देखिए जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करो तो आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए M का नंबर होता है 13, R का नंबर होता है 18 और J का नंबर होता है 10। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए N का नंबर होता है 14, I का नंबर होता है 9 और Q का नंबर होता है 17। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर M से लिखा गया है N, यानी कि M का विपरीत होता है N और यहाँ पर M का विपरीत लिखा गया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए R से यहाँ पर लिखा गया है I, तो यहाँ पर देखिए R का विपरीत लिखा गया है I। इसी प्रकार से ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए J से यहाँ पर लिखा गया है Q, यानी कि J का विपरीत लिखा गया है क्यों। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक दूसरे के विपरीत हैं। तो मेरे भाई ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए अभी हमने बताया कि MRJ ये सभी यहाँ पर NIQ ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। यानी कि M का विपरीत है N, R का विपरीत है I और J का विपरीत है Q। पता कैसे करेंगे, तो जिन दो अल्फाबेट लेटर की संख्याओं का टोटल योग 27 हो जाए समझना वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। कैसे, तो ध्यान से समझिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, लेकिन यदि आप एक बार समझ जाओगे तो इस टाइप के प्रश्न को भी एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर लोगे। कैसे, तो देखिए मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया कि M का विपरीत है N। अब पता कैसे करेंगे, तो देखिए मेरे भाई M का नंबर होता है 13 और N का नंबर होता है
14। यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें और इनका टोटल योग कितना हो जाए, 27 हो जाए, तो समझना वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27, यानी कि एम एन का क्या है, विपरीत है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको बताया कि आर का विपरीत है आई, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखिए आर का नंबर होता है 18 और मेरे भाई आई का नंबर होता है 9, दोनों को यदि हम आपस में जोड़ देंगे तो 18 और 9 हो जाएगा 27, यानी कि ये भी एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। इसी प्रकार से देखिए अभी मैंने बताया कि जे का विपरीत है क्यों, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखिए जे का नंबर होता है 10 और क्यू का नंबर होता है 17, यदि हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 10 और 17 मिलकर बन जाएगा 27, यानी कि ये भी एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पर एच डी बी इन सभी अल्फाबेट लेटर का विपरीत लेटर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे तो वो देखिए यहाँ पर देखिए, एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला लेटर है एच, एच आता है 8 नंबर पर है। उसके बाद में है डी, डी आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। डी के बाद में क्या है बी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी और बी आता है 2 नंबर पर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका विपरीत ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच का विपरीत ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई एच आता है 8 नंबर पर है। अब 8 के अंदर हम किसको ऐड करें कि टोटल 27 हो जाए, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें, प्लस 19 कर दें, तो यहां पर देखिए 8 और 19 मिलकर बन जाएगा कितना, 27। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 19 पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है वो हम भर देंगे। तो मेरे भाई एस का, यानी कि एस आता है 19 नंबर पर है, तो यहां पर एच का विपरीत हो जाएगा एस। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डी से या फिर डी का विपरीत ज्ञात करेंगे। तो देखिए डी आता है 4 नंबर पर है। अब 4 के अंदर कितना ऐड करें कि 27 हो जाए, तो मेरे भाई देखिए यदि हम 4 के अंदर क्या कर दें, प्लस 23 कर दें, तो 4 और 23 मिलकर बन जाएगा 27। अब हमें देखना है कि 23 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है। तो मेरे भाई 23 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है डब्ल्यू, तो यहां पर हम भर देंगे डब्ल्यू, यानी कि डी का विपरीत होता है डब्ल्यू। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बी का विपरीत ज्ञात करेंगे। तो बी आता है 2 नंबर पर है। अब 2 के अंदर कितना ऐड करें कि टोटल योग 27 हो जाए। तो देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें, प्लस 25 कर दें, तो 2 और 25 मिलकर बन जाएगा 27। यानी कि अभी हमें यहां पर देखना है कि 25 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है। तो मेरे भाई 25 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वाई, तो यहां पर हम भर देंगे वाई, यानी कि बी का विपरीत होता है वाई। अब हमें देखना है कि एस डब्ल्यू वाई ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए एस डब्ल्यू वाई ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर है। तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में ZYX को ABC लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में VZL को क्या लिखा जाएगा। यानी कि 10वां प्रश्न भी आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि ZYX को यहां पर ABC कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि VZL को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर पता करना है कि ZYX इसको क्या लिखा गया है। तो मेरे भाई इसको लिखा गया है ABC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई देखिए Z का नंबर होता है 26 है, Y का नंबर होता है 25 है और X का नंबर होता है 24। तो यहां पर हम लिख देंगे 24। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर नंबरिंग करेंगे। तो देखिए A का नंबर होता है 1, B का नंबर होता है 2 और C का नंबर होता है
3। अब मेरे भाई ध्यान से समझिए, यहाँ पर है देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई जेड से यहां पर लिखा गया है ए, यानी कि जेड का विपरीत होता है ए। इसी प्रकार से देखिए वाई से लिखा गया है बी, यानी कि वाई का विपरीत होता है बी। इसी प्रकार से यहां पर देखिए एक्स से यहां पर लिखा गया है सी, यानी कि एक्स का विपरीत होता है सी। यानी कि मेरे भाई यहां पर देखिए जेड वाई एक्स, इसको यहां पर लिखा गया है ए बी सी, यानी कि ये सभी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, इन सभी का विपरीत यहां पर लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, हमसे यहां पर क्या करना है, हमें पता करना है कि वी जेड एल इन सभी अल्फाबेट लेटर का विपरीत क्या होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का करेंगे नंबरिंग। तो देखिए वी का नंबर होता है मेरे भाई 22। इसी प्रकार से देखिए जेड का, यहां पर देखिए 1 मिनट इनको हटा देते हैं। आप देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए वी का नंबर होता है 22, जेड का नंबर होता है 26 और एल का नंबर होता है 12। तो यहां पर हम लिख देंगे 12। अब हम क्या करेंगे, इनका विपरीत ज्ञात करेंगे। तो देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए वी का विपरीत क्या होता है, तो मेरे भाई वी का विपरीत होता है ई, यानी कि ई का नंबर होता है कितना 5, और 5 और 22 को हम आपस में ऐड कर देंगे तो 22 और 5 हो जाएगा 27। इसी प्रकार से देखिए जेड का विपरीत ज्ञात करेंगे। तो जेड का विपरीत क्या होता है, तो मेरे भाई जेड का विपरीत होता है ए आता है 1 नंबर पर है। यदि हम 26 और 1 को ऐड कर देंगे तो 26 और 1 मिलकर बन जाएगा 27। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, एल का विपरीत ज्ञात करना है। तो मेरे भाई एल का विपरीत क्या होता है, तो मेरे भाई एल का विपरीत होता है ओ का नंबर होता है कितना 15। तो देखिए 12 और 15 को आपस में जोड़ देंगे तो 12 और 15 मिलकर बन जाएगा 27। यानी कि यहां पर देखिए यहां पर वी जेड एल इन सभी अल्फाबेट लेटर का विपरीत होता है ई ए ओ। अब हमें देखना है कि ई ए ओ ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर है। तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 10वां प्रश्न आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने रीजनिंग के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 6 बजे।